प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन देखेंगे साख वाली जो फसलें होती है, पौध होती है, उसके लिए किस प्रकार से पौधशाला का क्षेत्रफल रखते हैं, बीज की मात्रा क्या रखते हैं, बुआई का समय क्या रखते हैं। कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा ही था। तो देखिए साग की जो फसलें हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे बैंगन हो, मिर्च हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज हो, इनके लिए पौधशाला का जो क्षेत्रफल चाहिए लगभग 100 से 125 वर्ग मीटर, यानी 10 बाई 10 या 10 बाई 12 जो है उतना प्लॉट हो तो काफ़ी होता है इसकी पौधशाला के लिए। इसका 125 से 150 वर्ग मीटर और इसका 150 से 200 वर्ग मीटर और फूलगोभी का 200 से 250 वर्ग मीटर और जबकि पत्ता गोभी के लिए 200 से 250 वर्ग मीटर और प्याज के लिए 500 वर्ग मीटर जो है भूमि या प्लॉट चाहिए। वर्ग मीटर का मतलब लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर है, ठीक है। तो जो टमाटर है उसकी बीज की मात्रा इस पूरे क्षेत्रफल में 100 से 125 वर्ग मीटर में 350 से 450 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बुआई जो है जून और जुलाई में करते हैं अगेती की, और मध्यम की सितंबर अक्टूबर में, और पछेती यानी बाद की जो फसल होती है उसके लिए मार्च अप्रैल में उसकी बुआई करते हैं, अर्थात उसको रोपते हैं। और बैंगन जो है आपके 125 से 150 वर्ग मीटर में पौधशाला का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर 375 से लेकर के और 500 ग्राम तक बीज का उपयोग करना चाहिए। बुआई का समय जो है जून जुलाई जो है अगेती का है और मध्यम का अक्टूबर नवंबर और पछेती का फरवरी और मार्च में, यानी लगभग सभी मौसम में जो है सब्जियों की फसलें अर्थात साग फसलें उगाई जा सकती है। और जो अपने मिर्च है जो प्रत्येक सब्जी के अंदर डाली जाती है, और हरी मिर्च जो है 150 से 200 वर्ग मीटर पौधशाला का क्षेत्रफल चाहिए। बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम। जून जुलाई नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल इन तीनों समय में इसकी बुआई की जाती है। और फूल गोभी जो है इसके लिए 200 से 250 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है पौधशाला का, उसमें 600-700 ग्राम भी डाल सकते हैं, 400 से 500 ग्राम भी होता है, 300 से 400 ग्राम बीज होता है, यानी अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग बीज होता है। तो बुआई का जो समय है वही मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तीनों किस्में अलग अलग होती है, अगेती मध्यम और उसके बाद जो पछेती है यानी जो लास्ट में बोई जाती है। पत्ता गोभी की यदि बात करें तो लगभग क्षेत्रफल फूलगोभी जितना ही होता है, इसमें भी उतना ही बीज जितना पत्ता गोभी के फूलगोभी के डालते उतना ही पत्ता गोभी के बीज भी डाल देते हैं। अगस्त सितंबर में इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी इसका जो बुआई या रोपण तैयार करने के लिए बीज बोते हैं। प्याज जो है 500 वर्ग मीटर में 8 से 10 किलो बीज यूज करना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में बोना चाहिए। अब ये जो बोई हुई फसलें होती है जब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप में जब उगती है और ये महीने इससे 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक जब जो इनका स्वस्थ काल होता है, जीवन काल होता है, तब इनको पौधशाला से हटा करके और जो मूल खेत है जहाँ पर इनकी खेती करनी होती है वहाँ निश्चित डिस्टेंस है, क्योंकि पहले से वहाँ खेत का जो है रूप रंग चेंज होता है, खेत की अच्छी तैयारी की हुई होती है, अच्छी प्रकार से उसकी जुताई करके भूमि को भुरभुरी बनाई हुई होती है और उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर खाद है, नत्रजन है या जो कीटनाशक है, चाहे क्लोरीफायरिपोस हो या इंडोसल्फान हो, या जो है उनकी जो जड़ों को जो ये रोपण की जड़ों को हमने जो है बीजोपचार करने के पश्चात यानी इसको उपचार करने के पश्चात निश्चित दूरी पर इनको बो देते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं और फिर जो किसान है इन साग वाली फसलें इनकी खेती करके इनकी पौध तैयार करके और अपने खेत में जो उगाता है और आराम से वह इनको जो है विभिन्न प्रकार से मुनाफा कमाता है इनको बेच करके, ठीक है, इनसे प्राप्त फसलों को बेच करके। इसमें कीटों और रोगों से बचाव के लिए कीटनाशियों का, कवकनाशियों का और सर्दी में जो है पाला पड़ता है तो पाले से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में जैसे मान लो धुआं करना हो, चाहे थोड़ा सा जो है HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके सिंचाई करनी हो, ताकि ये फसलें बच सके और इनके माध्यम से जो है सब्जी की मात्रा लोगों तक पहुंच सके और उससे जो किसान को मुनाफा हो सके। मुख्य रूप से पौधशाला के अंदर आपने यदि इसको स्वस्थ रख लिया है और प्लस जो है आपने स्वस्थ पौध तैयार कर ली है, अच्छी किस्म की पौध तैयार कर ली है, उससे निश्चित रूप से किसान को बहुत ज़्यादा फायदा ही होता है और एक सीधा जो बीज बोते हैं उससे फायदा कम होता है। तो इस प्रकार से साग की पौध रोपण जो तैयार करते हैं उसमें जो है इस मात्रा में जो बीज का उपयोग करते हुए बुआई का जो टाइम है उसका ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से खेती की जा सकती है
और सब्जी जो इस प्रकार के का जो अपन कह सकते हैं पौधशाला के अंदर है, जिसका विशेष महत्व है क्योंकि इस प्रत्येक व्यक्ति को औसतन सब्जी रोज चाहिए, क्योंकि बिना सब्जी के वह अनाज या भोजन करता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। अब अपन देखते हैं फलों की पौध तैयार करना। फलों की पौध तैयार करना, फलों का मतलब सीधा सीधा है इस प्रकार के पेड़ लगाना जिनसे फल मिल सके। ठीक है, सामान्य तौर पर रोज जो फल अपन काम में लेते हैं, पपीता, फलसा, बेर, आम, ठीक है, अमरूद, यानी जो दैनिक जीवन में अपन यूज करते हैं, इनके जो है पौधशाला में आराम से पौधे भी तैयार हो जाते हैं और फिर इनका उत्पादन जो है मूल खेत में रख करके आराम से किया जा सकता है। तो फलों के जो पौधे होते हैं उनमें जो विधियां काम लेते हैं वो होती है वंश, जो वंश है उसका बढ़ता रहे तो वंशवर्धी विधियों द्वारा इनका जो बीज है, ठीक है, इनका प्रवर्धन जो होता है उनका बीजों से होता है। यानी इस प्रकार की जो फसलें हैं, चाहे वो आपके पपीता हो, फलसा हो, बेर हो, आम हो, इनकी जो बीजू किस्में होती है उनका प्रवर्धन बीजों द्वारा ही होता है, अर्थात अच्छी किस्म के बीज, हाई क्वालिटी के बीज यूज में लिए जाते हैं, जिनके माध्यम से फिर उनकी खेती करके इनकी जो रोपण तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं। और जो विभिन्न नर्सरीज में, विभिन्न सिटीज के अंदर आपने देखा होगा जगह जगह पर जो है नर्सरी वाले खड़े रहते हैं और पौधों को जो है आम इंसान को भी विक्रय करते हैं। लोग अपने गृह वाटिकाओं में, अपने घर के आसपास या अपना जो घर होता है उसमें, या अपने जितने भी प्लॉट्स वगैरह होते हैं उसमें जो जहाँ पर वो जो है प्लांटिंग करना चाहते हैं वहाँ ले जाके उसको प्लांट करते हैं और फिर उससे जो फल वगैरह प्राप्त करते हैं। तो ये वंशवर्धी विधियों द्वारा जो बीजों का, इस प्रकार के जो बीज होते हैं, यानी इन फसलों के जो बीज होते हैं, पपीता, फलसा, बेर, आम और अमरूद, इनके जो बीजू किस्में हैं, ठीक है, इनका प्रवर्धन, जो बीजों का प्रवर्धन इस पौधरोपण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले वही काम करते हैं कि जो पौधशाला तैयार करते हैं तो पहले पौधशाला की अच्छी तैयारी करते हुए भूमि को कीट रहित बनाने के लिए जो क्लोरीफाइरिपोस है इसको डालना, फिर इसके बीजों को थायरम से या जो है अन्य कोर्बी कार्बेंडिज्म से या मेकोन्जिम से अलग अलग बीजों को अलग अलग प्रकार से जो है प्रति 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उनको बीजोपचारित करके और जो क्यारियों में लगाना। कुछ के बीज जो है प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है पॉलीथीन के अंदर डालना, कुछ का जो है गमलों में रोपण करते हैं बीजों का। तो यानी अलग अलग प्रकार से फलों की पौध तैयार करने वाले जो बीज होते हैं उनको तैयार किया जाता है। इसमें क्यारियों के अलावा पॉलीथीन की थैलियों में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनके बीज सामान्यतया पॉलीथीन की थैलियों में तैयार करते हैं, कुछ के क्यारियों में भी करते हैं। ठीक है, जैसे बेर का जो बीज होता है, उगाने से पहले बेर का जो बीज उसका कठोर भाग ऊपर से हटाया जाता है। जो बेर का बीज है उसका ऊपरी हिस्सा क्या किया जाता है, हटाया जाता है, क्यों, अंकुरण में जो है लाभदायक नहीं होता, इसलिए उसका ऊपरी हिस्सा हटा देते हैं। जबकि जो अमरूद के बीज होते हैं, अमरूद के जो बीज होते हैं उनको 4 से 5 जो है मिनट तक पानी में उबालते हैं, जिससे उसका अंकुरण जल्दी होता है। या अपन जो है मान लो पानी से नहीं उबाल सकते तो उसकी जगह अपन जो एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कुछ समय तक अपन उसमें डाल सकते हैं, यानी हल्का जो सल्फ्यूरिक एसिड है, या तो इसको उबालने में, ठीक है, उबालने में पानी में 4 से 5 मिनट तक बीजों को, और उबाल नहीं सकते तो जो हल्का सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें उसको डुबो ले में या उपचारित कर ले में। ठीक है, इस प्रकार से इनके बीजों को जो है जो निर्धारित जो दूरी है, यानी आम और बेर जो है उनके बीजों को बोते समय मान लो क्यारियों में बो रहे हैं
तो लगभग 30 सेंटीमीटर दूर बोना चाहिए प्रत्येक बीज को। एक पॉलीथीन में एक ही बीज डालना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो गहराई है 1 से 2 सेंटीमीटर गहरे इन बीजों को बोना चाहिए अंदर गहराई में। और जो क्यारियों में पंक्तियां हैं उनमें भी जो निर्धारित दूरी है वो रखनी चाहिए। और समय समय पर इनको खरपतवारों से मुक्त करना चाहिए। खरपतवारों को निकालने के लिए जो समय समय पर आप अच्छी निराई व गुड़ाई भी कर सकते हैं पौधशाला की। प्रिय विद्यार्थी, इसके अलावा जो जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कवकनाशी है या मान लो विभिन्न प्रकार के जो स्वस्थ रखने वाली जो है, या इनको जो पोषक तत्वों की कमी है, कोई पोषक तत्वों की कमी कारण उनका रंग वगैरह बदल जाता है, तो उनका भी अच्छे प्रकार से यूज करना चाहिए। यानी जो पादप है उसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा देखभाल इस पौधशाला के अंदर ही होती है। यानी इसे विभिन्न प्रकार के जो फल वाले पौधे हैं उनको, क्योंकि आगे जाकर के पेड़ बनते हैं, और इन वृक्षों की जो देखभाल यदि शुरुआत में अच्छी हो जाए, ग्रोथ जो है स्टार्टिंग बढ़िया हो, तो लास्ट तक उनमें से अच्छा उत्पादन की संभावना भी होती है। कुछ अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं वह महंगे भी होते हैं। तो इस प्रकार की जो फल वाले जो अपन पौधे तैयार करते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। इनकी जो सिंचाई है वो भी सुबह शाम अच्छी प्रकार से फुहारे से, ठीक है, या फिर जो है फव्वारे से कर सकते हैं, ठीक है। और फव्वारा यदि नहीं हो तो आप वहाँ पर झारे से भी सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। फव्वारे में झारे दोनों की सहायता से अच्छी सिंचाई सुबह शाम करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि इन पौधों में ग्रोथ जो है जल्दी से हो जाएगी। और जब ग्रोथ हो जाएगी बंधुओं, तो ये जो आपका जो पौध है ये अच्छी प्रकार से हो जाएगी। प्रत्येक पॉलीथीन के अंदर भी आप एक एक जो है बीज डाल सकते हैं। आम, बेर, आंवला और अमरूद के पौध 3 माह की आयु के हो जाने पर उन्हें बड़ी पॉलीथीन की थैली में, गमले या जो स्थानांतरित क्यारियां होती है उसमें रख देना चाहिए, ताकि उनमें और उनकी जो गति से वृद्धि हो सके। क्योंकि पौधशाला में यदि अपन पौधों को रखेंगे तो उस गति से गति नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है पौधे पास पास में होते हैं, ठीक है। इनको फैलने के लिए, इनकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। और सारी क्यारी में यदि एक प्रकार के पौधे हैं तो आप सोच लीजिए कि जड़ें जो है कंबाइंड हो जाएगी, एक दूसरे में चिपक जाएगी, जिससे कि पौधों को जब आप किसी स्थानांतर के लिए, अन्य खेत के लिए तैयार करेंगे या ले जाने की तैयारी करेंगे, तो उस समय उनकी बीज जो जड़ें आपस में जो गुंथी हुई रहेगी तो वो टूट जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी तो पौधा जो है वापस अंकुरित होने में उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इस प्रकार से अपन जो है पौध की फसलों, जो फलों की पौध तैयार करेंगे, ठीक है। और जिसमें सिंचाई वगैरह करने के पश्चात जो तैयार होते हैं, इसमें एक बात और रहती है कि जो इनकी अपन इनको जब रोपते हैं तो इसके बाद जब सर्दी आती है तो सर्दी और गर्मी दोनों से इनको बचाना चाहिए। गहरी धूप से भी इनको आघात पहुंचता है, और खास करके सिंचाई जो है वह समय से पर करनी चाहिए। और सर्दी के समय इनको पाले से बचाना बहुत जरूरी होता है। जनवरी का महीना भारत में सबसे ठंडा होता है, तो सर्दी में पाले से बचाने के लिए जो आप घास फूस है उसका, या जो सरकंडे होते हैं उनकी सहायता से आप वहाँ धुआं कर सकते हैं, ठीक है। और जो धुआं उत्पन्न करेंगे वह धुआं उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और इन पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें जो जीव द्रव्य उसको जमने से बचा लेगा। वास्तव में पाले में क्या होता है कि पौधे की पत्तियां जो जम जाती है और सारा जीव द्रव्य जब जम जाता है तो उसके अंदर कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और पत्तियों में जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है तो जो ग्लूकोज की मात्रा जो शर्करा उत्पादित करता है पौधा, वह अवरुद्ध हो जाती है, पौधा नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप फलों की पौध तैयार कर सकते हो। और फलों की पौध तैयार करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि वंशवर्धी विधियों द्वारा जो है इनकी पौध को तैयार करना चाहिए। पपीते का पौधा जो है 2 माह में भी वो तैयार हो जाता है दूसरे खेत में डालने के लिए। और बाकी जो फल वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है उनको अच्छी प्रकार से तैयार करने के लिए। तो यानी पपीते को छोड़ करके बाकी सब 1 वर्ष के लिए लगभग वो पौधशाला के अंदर अच्छी प्रकार से स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं। और इन स्वस्थ पौधों को तैयार करने के लिए इनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, विशेष सिंचाई की आवश्यकता होती है, अन्यथा पौधे कमजोर रह सकते हैं
या रोगग्रस्त रह सकते हैं, और यदि इनमें से कोई कमी रह जाती है तो पौधा पूर्ण रूप से अपना जीवन जो है पूरा नहीं कर पाता। यानी जो अपन इसकी देखभाल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखभाल, ठीक है, पौधशाला के अंदर पौधों की देखभाल करने के लिए तो सबसे पहली मस्ट चीज जो देखभाल में है वह यही है बंधुओं कि स्वस्थ और निरोग पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई और उनके अंकुरण के बाद विशेष देखभाल की जानी चाहिए। अगर सही देखभाल नहीं की जाती है तो स्वस्थ पौधे प्राप्त नहीं होंगे, और जब स्वस्थ पौधे प्राप्त नहीं होंगे जड़ें कमजोर होगी, तना कमजोर होगा, या पत्तियां जो है कीटों द्वारा खाई हुई होगी, अर्थात उसमें छेदक के द्वारा जो बहुत ज़्यादा छिद्र होंगे, तो ना तो वो एक प्रकार से अट्रैक्टिव लगेगी। यानी यदि आप जो स्थानांतरित कैरियोन को लगा देते हैं और ग्राहक है जिसको खरीदने आता है किचन गार्डन के लिए या अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए, तो वो पौध को देखते ही कहेगा भाई ये पौध तो क्या है, खराब है, क्योंकि इसकी पत्तियों पर बहुत सारे छिद्र हैं, अर्थात आपने छेदक वाला उपचार किया नहीं। यदि पौधे की पत्तियां पीली पड़ी हुई है, कमजोर है, तो भी वो समझ आएगा। इसलिए एकदम अट्रैक्टिव जो पौधे होंगे और एकदम मजबूत या स्वस्थ पौधे होंगे उसकी जो देखभाल की आवश्यकता है, और देखभाल के लिए देखो सबसे बड़ी चीज होती है सिंचाई, निराई गुड़ाई। पौध संरक्षण, तीनों जो बिंदु हैं इनको विशेष प्रकार से देखभाल के लिए माना जाता है। अर्थात सिंचाई क्या है, सिंचाई का मतलब है सीधा सीधा आपकी पौधशाला के अंदर पर्याप्त मात्रा में अलवणीय जल होना चाहिए। यानी जिसको अपन सामान्यतः बोलते हैं कि मीठा पानी होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, खारा पानी है, लवण युक्त है, नमकीन पानी है, उससे पौधे जो है उनके अंदर जो है उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो ग्रोथ नहीं करेगा जितना आप अलवणीय जल की सिंचाई समय समय पर करते रहेंगे। और विशेष तौर पर जब आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि वर्षा नहीं हो रही है, शरद या गर्मी की ऋतु है, उसमें गर्मी में शाम को जो आप महीन फुहार या झारे के माध्यम से सिंचाई कर सकते हो। अंकुरण के बाद मौसम के अनुसार 1 या 2 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, और पौध घर में कभी भी प्रवाह विधि से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यानी आपको फव्वारा पद्धति है या झारे से, बारिश हो रही है तो ठीक है, बारिश के मौसम में जो है 1-2 दिन में आप सिंचाई नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन गर्मी के में या शरद ऋतु में रोज शाम को या 1-2 दिन में शाम को रोज आप झारे या फव्वारे से उसकी जो पौधों में सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि पौधों की ग्रोथ के लिए जमीन के अंदर नमी युक्त जमीन आवश्यक है। पौध अपनी वृद्धि के लिए जल को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, गर्मी में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो इसलिए सिंचाई जो है वह मुख्य अंग होता है देखभाल का। यदि सिंचाई आपका सिस्टम बढ़िया है इसका मतलब आपका पौधा 101% अच्छी प्रकार से ग्रोथ होगी, डेवलप्ड होगी। इसीलिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जो है सिंचाई जो है आप जो है वो द्रुत गति से जो पाइप के माध्यम से जो करते हैं, अर्थात एक साथ जो नाले के रूप में आप चलाते हैं, तो कभी भी प्रवाह विधि से, ठीक है, यानी प्रवाह विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रवाह विधि का उपयोग करते ही क्या होगा कि भूमि का जो कटाव हो जाएगा, या जो पौधे हैं उनकी जड़ें हैं, या आपने ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी जलाक्रांतता की स्थिति आ जाएगी, जड़ें गलना स्टार्ट हो जाएगी। जितना आवश्यक है उतना वो भी फव्वारे या झारे की सहायता से सिंचाई करनी चाहिए पौधशाला के अंदर। और निराई गुड़ाई जो है आपके पहली बार अंकुरण से 10 से 15 दिन बाद जब बीज अंकुरित अच्छी तरह से हो जाता है, तो इस बीज के साथ साथ अन्य जो अवांछित पौधे हैं वह भी उगाते हैं, तो इनको भी हटाना चाहिए। अवांछित पौधों को आराम से हटाते हुए जो खुरपी की सहायता ली जा सकती है, ठीक है, खुरपी की सहायता से या अपने हाथों की सहायता से भी हम सीधा बिना खुरपी के भी जो खरपतवार रखे हैं जो एकदम पास में होती है, जो मूल पौधा होता है पौधशाला के अंदर वो तो उग गया, लेकिन इसके पास में भी यहाँ पर भी कुछ जो घास फूस उग जाती है। अब इस घास फूस को आप खुरपी से नहीं हटा सकते। यदि खुरपी से हटाएंगे तो इसकी जड़ें ऐसे फैली हुई है और इसकी भी ऐसे फैली हुई है, आप खुरपी यहाँ जैसे चलाएंगे, ठीक है, तो खुरपी आपने मान लो चला दी, खुरपी चले तो ये जड़ें इस मूल पौधे के भी जो नष्ट हो जाएगी, और मूल पौधे की यदि जड़ें नष्ट हो गई बंधुओं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसको हाथ से ही, यानी
हस्त द्वारा ही उसको उखाड़ लेना चाहिए, ताकि इसकी जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे और पौधा सुरक्षित रहे और खरपतवार भी वहां से दूर हो जाएगी। तो निराई गुड़ाई जो है 10 से 15 दिन में पहली बार करनी चाहिए। फिर समय समय पर फिर से जो अवांछित पौधे हैं जो है पौधशाला से हटा देने चाहिए। और इसके बाद यदि अपन बात करें पौध संरक्षण की, तो पौध संरक्षण में पौधे की सुबह शाम रोज निगरानी रखनी चाहिए कि पौधे की आवश्यकताएं क्या है, उसके अंदर कहीं कीटों का प्रकोप तो नहीं है, ठीक है, कहीं उसमें जो है आपके नत्रजन की तो कमी नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नत्रजन की कमी है या आपको लग रहा है कि उसकी पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो आप जो नवजात अंकुरित पौधों को जो है विभिन्न प्रकार से जैसे पीले और कमजोर दिखाई दें तो आप यूरिया का घोल तैयार कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। 0.1 से लेकर के 0.5 तक प्रतिशत का घोल बना करके और आप अपनी उस पौधशाला के पौधों पर छिड़काव कर देंगे तो नत्रजन की पूर्ति हो जाएगी, पौधे जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा और इस प्रकार से आपके पौधे बच जाएंगे। और मान लो आप धूप से या पाले से बचाना चाह रहे हैं तो पाले से बचाने के लिए धुआं कर सकते हैं सरकंडों का, घास फूस का, और जबकि जो तेज धूप से बचाने के लिए उसको ऊपर जो आप कोई भी जो उसको छायादार उसको बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आजकल मार्केट के अंदर जो है जालीदार इस प्रकार के कुछ मिलते हैं, ये जो तिरपाल वगैरह, जिनसे क्या होता है ग्रीन कलर का एक पूरा अपना पौधशाला के ऊपर लगा सकते हो, तो सीधी सूर्य किरणें आपके पौधों की पत्तियों पर नहीं पड़ेगी और छाया दे रहेगा। तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी कम होगा, पत्तियों को सीधा प्रकाश का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो आप यदि पीले पत्ते पड़ जाएं और कमजोर हो तो ये इस प्रकार से आप यूरिया का जो छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, यदि पत्तियों में कोई लट लग जाए, कीट लग जाए या जो छेदक आ जाए तो उस समय डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कीट पतंगे या अन्य प्रकार के जीवाणु जो पादप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी कमी हो जाएगी। या मान लो डाइथेन M45 उपलब्ध नहीं है तो आप ब्लाइटॉक्स 50 यूज कर सकते हैं। डाइथेन M45 या ब्लाइटॉक्स 50 का यूज करने से जो पौधों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के छेदक या अन्य प्रजाति के जो भी जो कीट हैं, रोग हैं, वह जो है आपके एक प्रकार से कवक हैं, ये जो है दूर हो जाएंगे और इसका जो आप छिड़काव कर सकते हैं और इस प्रकार से आप पौधों की देखभाल कर सकते हैं। देख का बाल जो कर लिया आपने, आपके पौधे स्वस्थ हो गए, तो अब आप इन पौधों का क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्थानांतरण करना पड़ेगा और जिसको अपन कह सकते हैं पौध प्रतिरोपण करना पड़ेगा। पौध प्रतिरोपण, पौध प्रतिरोपण, ठीक है। पौध प्रतिरोपण का मतलब सीधा सीधा होता है पौधशाला से आपने जो स्वस्थ पौधे है उखाड़ी वहां से, अर्थात वहां से हटाई और सीधा जो जहां पर निर्धारित उसकी खेती की जानी है उस को वहां पर उसका जो है उसको ट्रांसफर करना, वहां पर उगाने के लिए ले जाना और उसको वहां पर रखना, ठीक है, अर्थात उसको एक प्रकार से अच्छी विधि से लगाना पौध प्रतिरोपण कहलाता है। आप जो पौधशाला से स्वस्थ पौधों को यानी जो निरोग पौधे उनको, ठीक है, सावधानी पूर्वक खेत में या अन्य जगह, ठीक है, ले जाकर रोपित करना या प्लांटिंग करना, ठीक है, पौध प्रतिरोपण कहलाता है। अब पौध जो प्रतिरोपण है इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि जो
खेत है उससे निर्धारित योजना अनुसार उसको निकालना चाहिए। दूसरे खेत में आप ले जा रहे हैं तो ये जो पौध होती है ये जो पौध होती है ये इसको अपन कच्ची पौध भी कह सकते हैं। यानी इसकी जड़ें, इसके प्रत्येक भाग इतने मुलायम होते हैं, इतने जो अपन कह सकते हैं कि जो नाजुक होते हैं, इनको यदि ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो वो नष्ट हो सकते हैं, उसकी पत्तियां नष्ट हो सकती है, उसका तना नष्ट हो सकता है। या अपन कह सकते हैं इसकी जो जड़ें होती है वह भी बहुत नाजुक होती है। तो इस कच्ची पौध को पौधशाला से हटाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। सबसे पहले जो क्यारियां होती है, उस क्यारियों में जो आपने पौध तैयार की है वह जब 1, 2, 3 महीने की हो जाए और जब स्वस्थ रहे, एकदम शानदार उसकी कंडीशन रहे, चमकते हुए रहें, उसके पत्ते एकदम ग्रीन कलर के रहें, तब आप उसमें जो है हल्की सिंचाई करके, नमीयुक्त करके और उसको बहुत ही आराम से खुरपी वगैरह की सहायता से भूमि को पोली बना करके और उसको उखाड़ना चाहिए। और जो जड़ें हैं वह जड़ें कम से कम टूटे, और कुछ जो जड़ें टूट भी गई है तो इन पौधों में बहुत तीव्र गति से अंग विकास होता है, तो जड़ें वापस भी बन जाती है। और इस प्रकार से उनको पॉलीथीन की थैलियों वगैरह में भी डाल सकते हैं। और मान लो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पौधे हैं, पॉलीथीन थैलियों में संभव नहीं है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, इस कच्ची पौध की जो जड़ें हैं, उनको आप जो गीली स्पेगनम मॉस घास के माध्यम से या जो पत्तियों की हरी खाद होती है उसकी जो है उसकी जड़ों को उनमें डुबो लेना चाहिए, उस पर हल्की मात्रा में उस खाद को लगा देना चाहिए और सिंचाई करते रहना चाहिए, ताकि लंबी दूरी तय करनी है 200, 400, 500 किलोमीटर, तब तक पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, थोड़ा बहुत जो पोषक तत्व है वो पौधों की पत्तियों तक पहुंचता रहे। और इसकी जो उस कच्ची पौध को निकालना, उसकी ठीक से पैकिंग करना, उसको यातायात के साधनों के माध्यम से बाहर भेजना, तो जिस वाहन में रख रहे हैं उसमें पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कार्टून वगैरह आपने बनाए हैं वो कार्टून कहीं एक के ऊपर एक रख दिए तो उसके तने हैं वह टूट जाएंगे, या मान लो सारी सारी पत्तियां दब रही है, पत्तियां टूट रही है, तो इस प्रकार से जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसमें भी बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। और आप जहां पर इसको उतार रहे हैं, जिस नर्सरीज के अंदर जहां बेचने के लिए, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में स्थान होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल मात्र आपने पौधशाला में तैयार कर लिए और आगे इनका जो है पौध प्रतिरोपण के लिए भेज दिया, वहां ठीक से पौध प्रतिरोपण कर नहीं पाए, या रास्ते में आपकी पौध जो है नष्ट हो गई है, खराब हो गई है, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। जहां आपने लगाया है वहां पर जो इसका जो विपरीत रिजल्ट भी निकल सकता है। और इससे पूर्व आप निकाली गई जो पौध है उसको 1% नत्रजन युक्त पानी में भी डुबोना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन या नाइट्रेट की मात्रा उसमें पूरी तरह से पौध में आ सके और आपकी जो पौध प्रतिरोपण है वो बहुत ही आराम से हो सके, ताकि आपके जो पौधे हैं वह जो है एक प्रकार से अच्छी फसल पैदा कर सकें। तो ये जो पौध प्रतिरोपण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं आगे, फलों या बहुवर्षीय पौधों को निकालना और पैकिंग करना। बहुवर्षीय पौधे होते हैं और फल वृक्ष धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं, और इन पौधों की जड़ें धीमी गति से बढ़ती है। पौधों को पौधशाला से कितनी सावधानी से निकाला जाए फिर भी उनकी जड़ों में कुछ ना कुछ जो नुकसान होता है, अर्थात जड़ें टूटती है, लेकिन ये जड़ें शीघ्र ही अपनी जो बॉडी के अंदर से उस पौधे के भाग से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की भी क्षमता रखती है। हाँ, उसको अपने को समय समय पर जो है सिंचाई करते रहना चाहिए, फव्वारों के माध्यम से या जो है झारे के माध्यम से, और जो पत्ती की घास है जो उसका जो है थोड़ा बहुत उसका हिस्सा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपन मिट्टी तो साथ में ले जाते नहीं पौध के साथ में। हाँ, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैलियों में पौधे होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहना चाहिए, समय समय पर कीटनाशक जो कीटनाशी वगैरह होते हैं, फफूंदनाशी होते हैं, या जो भी उनमें किसी पोषक तत्व की कमी आ गई है, चाहे जिंक की हो, चाहे सल्फर की हो, चाहे कार्बन की हो, उसकी पूर्ति भी होती रहनी चाहिए। तो कुल मिला के जो आप कच्ची पौध का प्रतिरोपण कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए, चाहे अलंकारी का हो चाहे सामान्य फसलों का हो।